आज आपने देखा विश्व हिंदू परिषद देश भर के अलग अलग शहरों में निकला, हिंदुओं के साथ जिस तरीके का वहां पर एक के बाद एक केसेस आ रहे हैं। मतलब कई लोग कहते हैं कि मैडम ये हिंदू मुस्लिम वाला मसला नहीं, प्लीज डू नॉट लुक एट विद दैट चश्मा और फ्रॉम दैट चश्मा। मैं ये कहती हूं कि अगर मैं पूरा जब से बांग्लादेश बना है तब से लेकर आज तक अगर हिंदुओं की उस पॉपुलेशन का रेशियो निकालूं तो सबको समझ में आ जाएगा कि कैसे वहां पर साजिश के साथ अल्पसंख्यकों की संख्या को खत्म कर दिया जा रहा है। भारत सरकार का इस पर स्टैंड क्या है? क्लियरली मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहती हूं। नमस्ते रूबिका जी, सबको नमस्ते। देखिए, जो बांग्लादेश है वो एक आत्म विनाशकारी पथ पर निकल पड़ा है और अब उसको टूटने से कोई नहीं बचा सकता। निश्चित रूप से जो घटनाएं वहां पर हुई है, दीपू चंद्र दास जी की जो हत्या और जिस प्रकार से वो हत्या हुई है, निर्मम हत्या, वो हृदय विदारक है। उससे इस देश का एक एक हिंदू, मेरे ख्याल से हर जनमानस जो है पूरी तरह से विचलित है। और ये हमारा दायित्व है, हमारी सरकार का दायित्व है कि जो भी वहाँ पर भारतीय हैं, जो भी हिंदू हैं, उनकी रक्षा के लिए हम खड़े हैं। हमारे दूतावास जो है संपर्क में है वहाँ पर स्थानीय एजेंसी से। देखिए, दुख की बात यह है कि आज जब प्रोटेस्टर्स इस किलिंग के विरुद्ध बंगाल में जो डिप्टी हाई कमीशन की ऑफिस है बांग्लादेश की, उसके आगे प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो ममता बनर्जी के पुलिस ने उन पर इस क्रूरता के साथ लाठीचार्ज किया कि ऐसा लग रहा था कि ममता बनर्जी बांग्लादेश के साथ खड़ी है। वो तस्वीरें दिखाइए जरा, जो आज वहां पर दीपू चंद्र दास के साथ हुआ। 10 सेकंड वेट कीजिए। हाँ। दीपू चंद्र दास के साथ जो आज वहां पर हुआ है, हरगोविंद दास के साथ मुर्शिदाबाद में लगभग उसी क्रूरता के साथ हरगोविंद दास और उनके भाई को मारा गया था अप्रैल में। और उससे ठीक पहले ममता बनर्जी ने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के विरुद्ध झूठ फैलाकर मुसलमानों को उकसाने की कोशिश की थी। तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश पर तो हम नजर बैठाए हुए हैं, बांग्लादेश से संपर्क में है, लेकिन जो हमारे देश के कुछ नेता हैं उनको ऐसी स्थिति में जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। उनको अपने स्टेट में, विशेषकर मैं बंगाल की बात कर रहा हूं, बांग्लादेश जैसी परिस्थिति को इनकरेज नहीं करना चाहिए। देखिए, बांग्लादेश तो मैंने सुन ली आपकी और समझ ली। नो, आई वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि जब हिंदुओं के साथ ये नरसंहार हो रहा है, जब हिंदू वहां पर परेशान हो रहे हैं, तो आप सरकार होने, आप तो हिंदू झंडा बरदार है ना, आप कहते हैं सनातन के रखवाले हैं। आप सीए का जब जिक्र करते हैं तो यही अगल बगल के लोग हैं जिनके दर्द को आप समझते हुए सीए को लेकर आते हैं। मुझे ये बताइए कि बांग्लादेश की सरकार को वो कड़ा संदेश इस सरकार की तरफ से दिया गया है कि नहीं दिया गया है? व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? हम किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? 30 सेकंड्स जवाब दे दीजिए मुझे। देखिए, बिल्कुल हर रोज जो है उनको संदेश दिया जा रहा है। कुछ चीजें सार्वजनिक इस वक्त इसलिए नहीं की जाती हैं क्योंकि देखिए, आपको ये समझना होगा, हम एक रोग एस्टैब्लिशमेंट से डील कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस जो है एक रोग लीडर है। वो जो है नोबेल प्राइज के एवज में हर तरह की जो है जिहादी गतिविधियों को एनकरेज कर रहा है। इसलिए हम एक सोचा समझा, एक कॉशियस अप्रोच ले रहे हैं। लेकिन इसका कतई ये अर्थ नहीं है कि हम कॉन्स्टेंटली हम उनके संपर्क में भी हैं और उनको आगाह भी कर रहे हैं कि इस तरह की गतिविधि भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जब उन्होंने धमकी दी थी कॉरिडोर के बारे में, 10 सेकंड दीजिए मुझे। ऑलराइट, आई विल कम टू यू सर। मेरा एक सवाल पंकज जी आपसे है, ये मैं क्या बयान सुन रही हूँ सर? दिग्विजय सिंह जो कहते हैं उसको राशिद अलवी सपोर्ट करते हुए कहते हैं कि दिग्विजय सिंह ठीक ही तो कह रहे हैं, बांग्लादेश में कट्टरपंथी सरकार है, भारत में भी कट्टरपंथी सरकार है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर और मंदिरों पर हमला हो रहा है, भारत में मस्जिदों पर हमला हो रहा है, मुसलमानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। भारत और बांग्लादेश के कट्टरपंथी और सरकार एक समुदाय के खिलाफ काम कर रही है। सर, ये क्या बेवकूफी भरे बयान है सर? आपको ये लगता है कि यहां पर मुसलमानों का नरसंहार कर रही है सरकार? क्योंकि बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार से भारत के सरकार की अगर कोई तुलना करता है तो मैं इसका समर्थन नहीं करता। ये तुलना हो ही नहीं सकती। मैं तो मानता हूं कि मोहम्मद यूनुस जब से बांग्लादेश के सर्वेसर्वा बने हैं तब से हालात बहुत खराब होते जा रहे हैं। वहाँ एक नई कट्टरता को पोषित किया जा रहा है, उसको संरक्षण दिया जा रहा है, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं। तो भारत को खामोश बैठना ही नहीं चाहिए, फौरन कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों भारत खामोश बैठा हुआ है? अब तो नेहरू और इंदिरा जी से 20 गुना महान, यशस्वी, कीर्तिमान, पराक्रमी, ओजस्वी, ख्यातिवान महामना केंद्र में भी हैं और असम की सरकार के भी कर्णधार हैं।
तो ये जो चिकन नेक को चौड़ा कर लें, भारत भूमि में उसका विलय कर लें, बांग्लादेश में हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको रोकें, तो उन्हें कौन से नेहरू जी या इंदिरा जी आके रोक रहे हैं? करें ना इसको। अमेरिका को जुबान चलाने से थोड़े कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं, नेहरू जी और इंदिरा जी नहीं आ रहे हैं, पर उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने वाले बहुत से तो है ना अभी भी। भाई नेहरू जी और इंदिरा जी तो समझदारी से काम ले रहे थे, उनकी समझ जो है उसका कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को फायदा भी हुआ है। लेकिन अभी भी आप जिस पार्टी को बेइंतहा पसंद करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पर सबसे ज्यादा कौन सर छाती पीटता है, मुझे ये बताइए। अगर मान लीजिए चिकन नेक के लिए कुछ किया भी जाता है तो सबसे ज्यादा तो घर में यहां पर हाय तौबा मचेगी। आप जैसे समझदार लोग कितने हैं पंकज जी, मुझे बता दीजिए ना, आपकी पसंदीदा पार्टी में, जो कहेंगे हाँ सरकार आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं। क्यों हाय तौबा मचेगी? क्यों नहीं मचेगी? ऑपरेशन सिंदूर में नहीं मची क्या सर? एयर स्ट्राइक पर नहीं मची? ऑपरेशन सिंदूर में भी किसी ने सेना के शौर्य पर थोड़े सवाल उठाए। अरे सर, सरकार ने जिस तरह से पूरे मामले को हैंडल किया, अरे सर, उसकी बात उठी। रफाल क्या मोदी जी चला रहे थे? क्यों नहीं उठेगी? नहीं, अमित शाह जी चला रहे थे रफाल। कौन चला रहा? उसकी हैंडलिंग में कहीं कोई कितने रफाल गिरे हैं, हम लोगों ने काम, वो अभी अभी चौहान साहब कहते हैं कि पहले दिन हम फेल हो गए। ये काम कौन कर रहा था? सेना कर रही थी कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी कर रही थी? सेना कर रही थी ना, तो बेसिकली आप सेना पर ही सवाल उठा रहे थे ना प्रभु। कोई सेना पर सवाल नहीं उठा रहा था, तो सरकार ने उस पूरे मामले को जिस तरह से हैंडल किया उस पर सवाल थे। 11 साल में नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने चिकन नेक का मसला सुलझाने के लिए कुछ किया हो तो बताएं ना। इस मसले पे बांग्लादेश के साथ कभी कोई द्विपक्षीय बातचीत की हो तो बताएं। यूनुस की अंतरिम सरकार आने के बाद तो चलिए संबंध तनावपूर्ण हो गए, मगर उसके पहले क्या किया? जब चीजें ठीक चल रही होती है तब क्या आपको ये सब करना जरूरी? तब आप दुश्मनों की तरह थोड़ी बिहेव करते, तब तो आप दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। अब जब दोस्ती सामने वाला नहीं समझ रहा है तो फिर वो समझे कि किस भाषा में उसे समझाया जाएगा। कर्नल दानवीर, और फिर मैं आती हूँ पंकज जी आपके पास, बाकी सारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए, चिकन स्नैक की बात हुई, सबसे पहले तो ऐसा कोई विवाद भारत और बांग्लादेश के बीच में चिकन स्नैक को लेकर नहीं है। पूरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सुलझा ली गई है। कुछ एनक्लेव्स थे जो कि मोदी सरकार और उधर शेख हसीना के बीच में वार्ताएं हुई और उसके बाद में वो सारे एनक्लेव्स वाला इशू जो है सेटल हो गया है। सिर्फ तीस्ता वाटर शेयरिंग के ऊपर इशू बना हुआ है, चिकन स्नैक को लेकर कोई इशू नहीं है। तो ये तो रही बात चिकन स्नैक की, और इसमें भी कोई शक नहीं है, जो गलत बात नहीं है जो रूबिका कह रही हैं कि अगर चिकन स्नैक को थोड़ा स्ट्रेटन किया जाए, उस इलाके को और मजबूत किया जाए, अपने पक्ष में लाने के लिए कुछ और इलाकों पर कार्रवाई की जाए वहाँ पर बांग्लादेश के अंदर, तो सबसे ज़्यादा हाय तौबा हमारे देश में ही मचेगी। क्योंकि हमारे देश में रफाल की गिनती आज भी कुछ लोग करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ फैक्ट।